दुनिया भर के बाजारों से है सुस्ती के संकेत और इस सुस्ती के संकेत के बीच हफ्ते के आखिरी दिन कैसा रहेगा, ट्रेडिंग सेशन क्या होगी, ट्रेडिंग रेंज और कहां बनेंगे आपके लिए खास मौके। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और ढेरों बातें करनी है आज। अनिल सर से नई आईपीओ भी खुल रही है, लिस्टिंग भी होने वाली है और बाजार का एक्शन भी भरपूर है। पर जैसे सर ने कहा वीकेंड आ गया है तो उसकी भी हमारी है तैयारी। आइए सर से चर्चा करें। उससे पहले आज के जो बड़े ट्रिगर्स हैं वहां पर डाल देते हैं नजर। 350 अंकों की गिरावट नैस्डैक पर आती हुई देखी, हालांकि डाउ सीमित दायरे में एकदम सपाट बंद होते हुए देखा। थोड़ा कंसोलिडेशन। आज यूएस के महंगाई दर, इन्फ्लेशन के आंकड़े आने वाले हैं, 40 साल की ऊंचाई पर रह सकते हैं, तो वहां पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। इसके साथ ही स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ था, आईपीओ साइज थोड़ा कम करना पड़ा, इसकी होगी लिस्टिंग। अनिल सर से जानेंगे क्या करना है इस पर। मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ खुल रहा है, इस पर भी लेनी है सलाह। और साथ ही एल्गो ट्रेडिंग पर अब आएंगे रेगुलेशन, नियम आने वाले हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर हमें रखनी है नजर। अनिल जी, अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर। और एक तो आपकी जो जैकेट है सर बड़ी स्टाइलिश है, और दूसरा आप उदयपुर में हैं। राजस्थान से अच्छी खबर आ रही है सर, जो 9 के 9 ओमिक्रॉन पेशेंट्स थे वहां के, वो सारे नेगेटिव पाए गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है सर। तो आपके जाने से एक बड़ी खबर वहां से निकल के आ रही है, अच्छी वाली। बिल्कुल दीप, और इससे बढ़िया क्या सबूत चाहिए। देखिए कि ओमिक्रॉन का जो डर था दुनिया भर में लोगों को, वो अब धीमे धीमे कम होता दिख रहा है। कल भी हम बात कर रहे थे कि मुंबई में एक पेशेंट रिलीव हुआ है। आज राजस्थान में मेरे ख्याल से जो दक्षिण अफ्रीका से घूम कर आए थे, कुछ वहाँ से बिजनेसमैन आए थे, जयपुर में थे 8-9 पेशेंट थे, वो सारे के सारे आराम से ठीक होकर घर पहुँच चुके हैं। तो ये बड़ी रिलीफ वाली बात है। तो कम से कम एक चीज़ अब हमें समझ लेनी चाहिए कि ओमिक्रॉन से अब डरना नहीं है। फैलता ज़्यादा है, वैसे भी भगवान की दया से उतना नहीं फैला जितना डर था, और डेथ रेट बहुत ही नहीं के बराबर है अभी तक। तो उस लिहाज से खाली सावधानी रखकर चलेंगे तो बढ़िया है। और जहाँ तक जैकेट का सवाल है दीप, ये अनप्लान्ड शो है एक्चुअली। मैं जैसा कि आपको पता ही है कि यह पूरा हफ्ता शादियों के लिहाज से काफ़ी कुछ बिजी रहा है। मंडे से तो खैर पूरी तरह से रेगुलर हूँ मुंबई में, लेकिन फिर अनप्लान्ड था और उदयपुर में आ गया और थोड़ा सेटअप हो गया। तो मैंने कहा चलिए सुबह थोड़ा पहला शो आपके साथ बिता लिया जाए, तो बस आपके साथ हूँ। बस बढ़िया माहौल है वाकई में। मुंबई और राजस्थान में जो सर्दी और बिल्कुल सर्दी का जो माहौल है वो गजब का एकदम। बिल्कुल सर, और बढ़िया एक्शन भी है। और आइए थोड़ा एक्शन भी समझे। सर एक सवाल आपसे पूछना था। एक जो थोड़ा हमारे बाजारों में कल कंसोलिडेशन हुआ और साथ ही जो ग्लोबल मार्केट्स में भी कंसोलिडेशन हुआ। आज यूएस की महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं, 40 साल की ऊंचाई पर आ सकते हैं। कल उनके बेरोजगारी के दावे आए। अगर एडजस्टमेंट के साथ देखें तो इतिहास के सबसे कम बेरोजगारी के दावे आए हैं। तो अगले हफ्ते जो फेड की बैठक है उससे पहले ऐसा जो डेटा आ रहा है और जो थोड़ा हम कंसोलिडेशन का माहौल देख रहे हैं, उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा सर। दीप देखिए, अब हम साल के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं और जनरली 15 दिसंबर के बाद आमतौर पर एफआईज की तरफ से छुट्टियों का मूड बनने लगता है, राइट। और बड़े ट्रेड्स ग्लोबल मार्केट्स में कम होने लगते हैं, और साल के आखिरी हफ्ते में तो लगभग सारे ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरह से कम वॉल्यूम पर ट्रेड करते हैं, छुट्टियों के माहौल में ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा फर्क ये हुआ कि अब टेक्नोलॉजी की वजह से आप कहीं भी जाएं, जैसे मैं भी यहाँ पे उदयपुर में हूँ, तो लेकिन लैपटॉप अगर आपके पास है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, या फिर अगर आप एफआईज हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो वो थोड़ा सा बढ़ा जरूर है, लेकिन फिर भी एक अच्छी तेजी के बाद अब नए ट्रिगर्स की तलाश है। लास्ट ट्रिगर आपको नया क्या मिला था? ओमिक्रॉन का। उसके दम पर थोड़े बाजार हल्के हुए, अमेरिका में भी उतार चढ़ाव हुआ। उससे पहले का ट्रिगर क्या था? टैपरिंग का। अब नेक्स्ट क्या है पता नहीं। जब तक आपके पास नया ट्रिगर नहीं है तो अब आप यहां पर थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश करेंगे, रेंज बाउंड रहेंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है हमारे बाजारों में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा समय बिताने की कोशिश करेंगे। बड़ी तेजी या बड़ी मंदी दोनों ही अमेरिकी बाजारों में या कहीं और फिलहाल होती हुई नहीं दिख रही, अनलेस की कोई आउट ऑफ सिलेबस ऐसी चीज आया जो आपको हमें पता नहीं है, तब तो एक अलग बात है। अब आइए हमारे बाजारों में। एक चीज हमारे बाजार में क्लियर हुई है दिसंबर के महीने में, वो ये कि हमने 16,800 17,000 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बेस बना लिया है, और वो हम आसानी से तोड़ने वाले नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ा झटके वाली खबर ना आए। और तब आप 18,600 से 17,800 यानी कि लगभग 10% का करेक्शन देकर वापस ऊपर आने की कोशिश करें। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि आपका बेस वहां बन चुका है। दूसरी चीज क्लियर होने की कोशिश अब बाजार करेंगे, और वो ये होगा
17,200 17,400 आपके लिए ट्रेडिंग रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी। जो बेस आपको पहले 16,800 17,000 पर दिख रहा था, अब वो बेस 17,200 से 17,400 की रेंज में होता हुआ दिखेगा, प्रिसाइजली 17,150। अब फिर से आपको कमजोरी तभी फील करनी है, जो हैं उतने हैं वो तो है ही, इसके अलावा और ज्यादा कमजोर तब आपको महसूस करना है जब 17,150 के नीचे निफ्टी क्लोज हो। अब जब तक 17,150 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता तब तक आप रिकवरी मोड में, ये ध्यान में रखिएगा। अब इस रिकवरी मोड में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दीप, आपको क्लोजिंग चाहिए 17,600 के ऊपर की, 17,600 650 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो कहने क्या। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद आप है ना और मजबूती की तरफ बढ़ेंगे, तब 18,000 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स हो सकता है इस रिकवरी के बाद थोड़ा यहाँ समय बिताने की कोशिश करे, टाइम वाइज करेक्शन हो, कंसोलिडेशन हो, और वो बाजार की सेहत के लिए ठीक भी है। और ये ऐसा क्यों होगा, उसका कारण भी है दीप। कारण ये कि अब तक लगातार एफआईज एग्रेसिवली बेचते जा रहे थे और उनकी बिकवाली की वजह से हम गिरते जा रहे थे। अब आप देखिए पिछले 3 दिनों से एक बड़ा बदलाव हुआ है। कैश मार्केट में एफआईज की जो बिकवाली है उसके सामने उससे ज्यादा घरेलू फंड खरीदते हुए दिख रहे हैं। तो नीचे के लेवल पर सपोर्ट आ रहा है। जितने ट्रेडर्स 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले डरे हुए थे, वो डर उनका ओमिक्रॉन को लेकर भी कम हो गया और वो डर उनका मार्केट को लेकर भी कम हो गया। तो वो कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही है जो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी या फिर बाजार का बेस बनाने की कोशिश करेगी। कुछ चीजें ऐसी है जिन पर अब भी बाजार को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस लिहाज से बाजार ऊपर की तरफ अटक भी रहे। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स टाइम पास करे, समय बिताए, यहीं पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा ही मार्केट आपको चाहिए, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए। तो मेरा ये मानना है अब अगले 15 दिन आपको पूरी तरह से फोकस मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर करना चाहिए और वहां पर आपके भरपूर मौके होंगे। आपको क्या चाहिए, इंडेक्स जरूरत से ज्यादा गिरना और कमजोर होना, कोई नया ट्रिगर खराबी का आए ना, और उसके बाद भले ही इंडेक्स 17,600 17,700 800 पर आकर रुक जाए, अटक जाए, इसके ऊपर ना जाए, 17,200 के ऊपर बना रहे, 300-400 पॉइंट की रेंज में कभी 100-200 ऊपर, कभी 100-200 नीचे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता दीप। भरपूर मौके मिड कैप शेयरों में बनेंगे, और वो मिड कैप शेयर जो वायदा कारोबार में है, और वो कैश वाले शेयर जो अच्छे खासे करेक्ट हो चुके हैं, क्वालिटी अच्छी है, और वो शेयर अब यहां से अगले 2 हफ्ते में अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। जी बिल्कुल सर, और इसके बारे में आप पूरे हफ्ते ही बात कर रहे थे। मेरे को याद है 2-3 दिन पहले भी हमारी चर्चा हो रही थी, तो आपने कहा था ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालने की जरूरत है। और आई थिंक सर कल ऐसा एक्शन ऑलरेडी शुरू भी हो गया था। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए करीब 1% ऊपर था। निफ्टी मिड कैप में हमने खरीदारी देखी, निफ्टी मिड कैप 100 आधे % से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था, और कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर 10-12-15% तक की तेजी हमने ब्रॉडर मार्केट्स में देखी। जस्ट डायल में एक बड़ा उछाल कल आते हुए दिखा था। तो सर आपकी जो एक आइडेंटिफिकेशन थी कि ब्रॉडर मार्केट में अब रखनी है नजर, जो आप कह भी रहे थे अभी, वहां पर एक्शन शुरू हो गया। तो आइए यहीं पर रखेंगे नजर और देखते हैं आज के कैश स्टॉक्स कैसे करेंगे परफॉर्म। सर आज के संकेत भी फिर समझ लेते हैं सेटअप के लिहाज से, कहां पर नजर है आपकी? देखिए ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, न बहुत नेगेटिव न बहुत पॉजिटिव। और जैसा आपने कहा कि फेड की मीटिंग की तैयारी है और उस मीटिंग के बाद समझ में आएगा कि फेड क्या कुछ कहता है, क्या कुछ करता है। टेपरिंग होगी, हमें पता ही है, हो सकता है थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ा दे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। रात सुबह जब 7 बजे आप लिंक कर रहे थे तो मैं सुन भी रहा था कि जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और वाकई में कई बार ये होता है कि हम आंकड़ों को सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से और नंबर के लिहाज से देखते हैं, लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या और बदले हुए माहौल में अगर आंकड़े इन्हें देखा जाए तो अब तक के सबसे बेहतरीन आंकड़े आए हैं जो आप बता रहे थे। तो वाकई में अमेरिकी बाजारों के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बेहद मजबूती के संकेत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ग्लोबल मार्केट्स भले कल के मूव के हिसाब से न्यूट्रल है, बट अदरवाइज कोई ऐसी समस्या, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ग्लोबल संकेतों को आप अच्छा मानकर चलें दीप, वो बढ़िया है ही, पहली चीज है। दूसरा, अब आइए बाकी संकेतों में अगर आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से संकेत नेगेटिव हुए हैं। फिर से कल न्यूट्रल थे, आज नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर थोड़ी सी समस्या है। आज भी अपसाइड को लेकर एक ही चीज है, कल भी मैं बार बार इसी बात की ओर इशारा कर रहा था। और अगर आप इजाजत दे तो मैं यहीं पर एफआईज के डेटा भी बोलना चाहता हूं, या आगे बात कर लेंगे। लेकिन एफआईज के डेटा नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स के संकेत जो है वो पॉजिटिव साइड पर है। वायदा कारोबार के संकेत नेगेटिव हुए हैं, कल न्यूट्रल थे, आज नेगेटिव हैं। और सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड नेगेटिव है। तो ट्रेंड को नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ आप मान लें तो मान लें, तो 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, 2 न्यूट्रल काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। लेकिन आज मतलब लगभग बराबरी का मामला है। और जब इस तरह के मिले जुले संकेत हों
तभी बाजार में कंसोलिडेशन और उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार होता है। तो बिल्कुल दीप, आज के ट्रिगर सारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि रेंज में बाजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा सा वक्त बिता सकते हैं। जी क्लियर है सर। तो लगातार दूसरे दिन आज आपको शायद रेंज बाउंड ट्रेड आते हुए दिख सकता है, तो फिर लेवल्स कौन से हैं सर जहां पर आपकी नजर रहेगी? दीप देखिए, लेवल के लिहाज से अगर आप देखें तो 17,375, 17,425 ये पहली रेंज है जिस पर आपको नजर रखना है आज दिन में सपोर्ट के लिहाज से, ठीक है ना। तो इस रेंज पर फोकस करिए, जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक डरने घबराने की जरूरत है नहीं। और इसके नीचे अगर टूटे भी तो 17,275, 17,350 बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन है जहां पर आपको खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग सब कुछ करनी है। 17,550, 17,600 ऊपरी रेंज है आज के लिए, और उसके ऊपर 17,625, 17,675 स्ट्रॉन्ग सेल जोन है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और दमदार आप ट्रेडर हैं, स्किल ट्रेडर हैं तो शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। कल निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा कमजोर रहा और थोड़ा सा पहले करेक्शन शुरुआत करने के संकेत बैंक निफ्टी ने दिए। 36,750, 36,850 बैंक निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट है। एक्चुअली बैंक निफ्टी की कमजोरी जो होगी वो 36,850 के नीचे से ही शुरू होगी, और उसकी वजह यह है कि पिछले हफ्ते हमने 3-4 बार 36,850 को टच किया और बार बार करेक्शन देते थे, और 36,850 के पार निकलकर हम निकले पिछले 2 दिनों में। तो ऐसे में अब 36,850 के नीचे से ही कमजोरी का पहला संकेत आएगा। अगर इस रेंज को तोड़ता है तो फिर 36,500, 36,600 अगले अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा बैंक निफ्टी पे। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 37,275, 37,375 ये 100 पॉइंट की रेंज है, और पिछले 2 दिनों से कल भी और परसों भी हमने 37,275 के 375 के आसपास बैंक निफ्टी को रुकते और अटकते हुए देखा। 37,400 पार नहीं हुआ तो पहला हायर जोन यही है। इसके ऊपर निकलने के बाद 37,525, 37,650 सप्लाई जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली की जा सकती है। जी तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स जहां पर रखनी है नजर आपके लिए। ट्रेडिंग रेंज आज की क्या रहेगी सर? ट्रेडिंग के लिहाज से दीप 17,425, 17,550 दिन की छोटी रेंज होगी, 17,375, 17,600 दिन की मीडियम रेंज होगी, और 17,300 से लेकर 17,675 की रेंज को बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले आप निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 36,850, कल 36,900 के आसपास हमने बॉटम बनाया था, 37,000 के ऊपर क्लोजिंग दी। 36,850 को आज छोटी रेंज के तौर पर लेकर चले नीचे, 37,275 होगा ऊपर, 36,600, 37,375 मीडियम रेंज होगी, और 36,500 से लेकर 37,575 ये आज के लिए बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले बैंक निफ्टी में। एफआईएस की तरफ से इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन 3% घटी है, 70% के आसपास थोड़ा सा बेहतर है। एफआईएस जितना कम इंडेक्स में लॉन्ग रहे, 70 के ऊपर रहने पर थोड़ा सा डर लगता है, वो थोड़ा सा एफआईएस की तरफ से इंडेक्स लॉन्ग पर हायर ओवरबोट होने के संकेत देता है। अब आज के सेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दीप ऊपरी स्तरों पर, वो है पुट कॉल रेशियो। कल 1.26 था, आज बढ़कर 1.42 पर आया है। बदले हुए माहौल के हिसाब से पुट कॉल रेशियो 1.42 पर है, ओवरबोट है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस तरह के ओवरबोट पुट कॉल रेशियो में आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती ही आती है। और अगर ये पुट कॉल रेशियो कल 1.42 का होता तो मैं और एग्रेसिवली आपको कहता कि बिकवाली आएगी। कल आपको याद होगा सारे ट्रेंड के विपरीत हमने स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉन्ट्रा कॉल लिया था कि ऊपर में आपको बेचने है, अगर मजबूत शुरुआत हो जितना ऊपर खुले उतना जल्दी और उतना ज़्यादा बेचिए। और कल आपको आराम से एक बार 17,400 के नीचे के लेवल मिले भी, बाजार हल्का हुआ भी। अब आज फिर से उससे भी ज्यादा पुट कॉल रेशियो नेगेटिव साइड पर है, 1.42 पर बढ़कर आया। इसका मतलब क्लियर कट है कि पुट कॉल रेशियो आपको यह संकेत दे रहा है कि बाजार ओवरबॉट है। अब इसमें एक पेच है और वो समझना जरूरी है जैसा, और ये आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि सुबह 7 बजे जब आप है ना बात कर रहे थे ना बेरोजगारी के डेटा की, एग्जैक्टली वही चीज है। डेटा कई बार आप एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो आप वो विश्लेषण नहीं कर पाएंगे जो करना चाहिए। यहां पर आपको यही देखना है, जो पुट कॉल रेशियो 1.42 बढ़कर आया है, ऐसे देखेंगे तो ओवरबॉट है, लेकिन बहुत ही हल्की पोजीशन के साथ। क्यों? क्योंकि कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी हो गई, आज नई सीरीज की शुरुआत है हफ्ते की, तो जो रेशियो अपनी जगह है और नंबर ऑफ पोजीशन जो खड़ी है वो अपनी जगह है। तो पोजीशन ज्यादा है नहीं, 15-20 लाख शेयरों के निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में अगर पुट कॉल रेशियो ज्यादा आ भी जाए
और ओवरबॉट होकर अगर थोड़ा 2-4-5 लाख शेयरों की पोजीशन कम हो भी तो कितना फर्क पड़ता है। यही अगर 1 करोड़ शेयर की पोजीशन खड़ी हो और पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट हो तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, करेक्ट। और अगर पोजीशन ही कम है तो उसका इंपैक्ट भी कम होगा। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है ऊपर के लेवल पे, बहुत डरना नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि ओवरबॉट साइड पर पुट कॉल रेशियो है तो हम हायर साइड पर जब बाजार बढ़ेगा, कुछ अहम लेवल के आसपास पहुंचेगा तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूर सोचेंगे। और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट भी बनाएंगे। ये आपके लिए पुट कॉल रेशियो का पूरा विश्लेषण है। विक्स 4% घटकर आया है और अच्छा संकेत है दी। बिल्कुल, तो डेटा समझने की जरूरत है। ओवरबॉट या थोड़ा हायर पुट कॉल रेशियो जरूर है, बट कैसी मूव इससे आएंगी ये अनिल सर हमें समझाते हुए दिख रहे थे। क्या आपको समझना चाहिए? तो फिर बताएं सर, जो मौजूदा पोजीशंस हैं वो क्या करें? 17,350 एक ही स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा मतलब दूर का रखने की जरूरत नहीं। कल 17,380 का लो था, उससे थोड़ा सा नीचे 17,350 का स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। देखिए एक चीज़ समझना पड़ेगा, बिलाए इन लेवल के आसपास आप पॉइंट्स में मत देखो, परसेंटेज में देखो। अब आप कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेते हो, फर्ज करें कोई स्टॉक में पोजीशन लेते हो, तो क्या आप 1-2%, 3% नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ना। वैसे इंडेक्स में अब 1% का तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो 17,516 पर आप बंद हुए, 17,350 यानी कि करीबन आपकी 165-170 पॉइंट कितना हुआ, एग्जैक्ट 1%। तो 1% के आसपास नीचे 17,350 पे स्टॉप लॉस लगाना है। इंट्राडे भी क्लोजिंग, अब किसी को छोटा रखना है इंट्राडे में वो 17,400 का रख लेंगे, लेकिन 17,400 रख ही रहे तो फिर 17,450 भी कर लो, 350 भी कर लो, 50 पॉइंट और सही। सो 17,350 हमारा स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी पर कल के लोज के नीचे 36,900 के आसपास लो बनाया था, लेकिन थोड़ा सा नीचे 36,850 पे ब्रेकआउट दिया था, इसलिए मैं स्टॉप लॉस आपको 36,800 दे रहा हूं। वैसे अगर आप पूछेंगे सही स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर निकल कर आता है दीप 36,500 का क्लोजिंग बेसिस पर, लगभग 600 पॉइंट दूर है, ज्यादा नीचे हो जाएगा, इसलिए 36,800 काफी है। तो आज स्टॉप लॉस थोड़े नजदीक के दिए बैंक निफ्टी में, मैंने बहुत दूर के नहीं दिए। निफ्टी में थोड़ा दूर का है 17,350 का। अब आइए शॉर्ट पोजीशन, कल वाला स्टॉप लॉस सेम आज भी फॉलो करो आप, 17,625। कल भी इंट्राडे यही रखा था। अगर इंट्राडे में किसी को छोटा रखना है तो 17,550 का रख ले, कल का हाई पार करें 17,542 था, उसके ऊपर निकले तो 17,550 का भी रख सकते हैं आप, अगर डे ट्रेडर। और बहुत अगर आपकी शॉर्ट ही बहुत नीचे के लेवल पर हुई है, कल गलती से समझो आपने 17,400 पे शॉर्ट कर दिया, अरे 17,400 टूट के नीचे जा सकता है ना, हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो फिर आप 17,550 का रख लें। लेकिन अगर आप 17,500 के आसपास शॉर्ट हैं तो फिर आप 17,625 का स्टॉप लॉस रखें, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। हाँ, एक चीज दीप और बोलना चाहता हूं, जब आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस निफ्टी का 17,625 रख रहे हैं, अगर निफ्टी 17,625 के ऊपर बंद होता है तो आपको सिर्फ शॉर्ट काटनी नहीं है, शॉर्ट काट के डबल लॉन्ग जिसको बोलते हैं वापस से और खरीद भी लो, दोनों काम करके जाइए। 17,600 के ऊपर 625 के ऊपर बंद होने पर ये 17,800 18,000 की तरफ जाने की तैयारी करेगा। तो अगर 17,625 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो भरपूर खरीदारी करके जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यही चीज आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी लागू होगी। 37,400 2 दिनों से आपसे पार नहीं हुआ, थोड़ा और ऊपर कर लीजिए 100 पॉइंट, 37,500 का स्टॉप लॉस रखिए, इंट्राडे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉसेस। नजर रखिएगा इन लेवल्स को, और अगर ये लेवल्स क्रॉस हुए तो जरूर अपनी पोजीशन काट भी लेनी है। ये क्लियर सलाह अनिल जी की तरफ से आपको आ रही है। नई पोजीशंस कैसी बनानी है सर आज? नई पोजीशन के लिए दीप खरीदारी करनी है निफ्टी में, और खरीदारी करने के लिए परफेक्ट रेंज है 17,350 से 17,425। अगर इस रेंज में आता है तो मौका लीजिए खरीदारी करने का। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाइए 17,275 का, 300 के नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए 275, ठीक है ना। ऊपर का टारगेट 17,475, 525, 550 और 17,600, ये 4 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। एग्रेसिव ट्रेडर हैं और उस लेवल तक का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, खरीदिए। 17,350 तब आपका स्टॉप लॉस होगा, कल के लोस के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप चाहें तो 17,380 जो कल बंद हुआ वहां पर भी रख सकते हैं, लेकिन 17,350 मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और खरीदारी करें। टारगेट बनेंगे आपके 17,550, 17,600, 625 और 675, ये 4 टारगेट के लिए। अब आइए शॉर्ट वाला मामला।
17,550 17,675 कल रेंज दी थी शॉर्ट करने के लिए, एग्जैक्टली उसी रेंज पर टॉप बनाया दीप 17,642 पर। अब 5-7 पॉइंट तो अब निफ्टी में 17,000 के निफ्टी पर आप 5-7 पॉइंट का जजमेंट तो लेना ही होता है, इसीलिए 17,550 से बेचना शुरू करना है। आज भी वही रखना है, 17,600 पे और ऐड कीजिए। 17,600 बढ़िया लेवल है शुरुआत करने के लिए, अगर मिल जाए तो 625 675 हर एक रेंज में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बेचिए आप 17,750 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। नीचे का जो टारगेट बनेगा वो 17,500 17,475 425 और 17,375, ये 4 टारगेट के लिए निफ्टी में बिकवाली भी करनी है। और कल भी दीप हम यही बात कर रहे थे कि देखिए कॉशियस रहना है, नीचे में मौका मिलेगा उसके लिए हल्का रहना है, बिल्कुल मंदी का या एकदम यू टर्न वाला माहौल न सोच ले। और कल एग्जैक्टली वही हुआ, वापस आपको क्लोजिंग में 17,500 मिल गया, और हम ये कह भी रहते कि 17,400 के आसपास आपको वापस 400 425 खरीदारी की भी रेंज है। आज भी वही करना है, पहले 30 पॉइंट जैसे एसजेक्स नीचे दिख रहा है, अगर आप नीचे खुल जाते हैं पहले ट्रेडिंग रेंज में आ जाए, वहां पर खरीदे भी, वापस ऊपर आए तो वहां पर बेचे भी, तो दोनों तरफ आपको ट्रेडिंग रेंज को ट्रेड करना है, ये ध्यान में रखिए। तो ये आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। बिकवाली की राय 17,550 बता ही चुका हूं। एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो 17,625 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर दीजिए। नीचे का टारगेट बनेगा 17,425 375 350 300 और 275 का फाइनल टारगेट। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 17,625, और एक बार आप 17,425 पर आ जाएं तो स्टॉप लॉस आपका 17,550 पे ले आए, धीरे धीरे स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल करते चले। जी दी, क्लियर बात है सर। तो ये आपके लिए स्ट्रैटेजीज है और दोनों तरफ के मौके आपको मिलने वाले हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स अगर हैं तो भी आपके लिए बाय और सेल के मौके हैं, नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए भी हैं। और जैसा अनिल जी ने कहा, पोजीशन का ध्यान रखना है, मुनाफा लेते चलिए। आपके लेवल्स अगर आते हैं, लेवल्स को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि रेंज बाउंड बाजार है, तो इस रेंज में ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी आपके लिए। अनिल जी बताएं, बैंक निफ्टी पर आज क्या सलाह है आपकी? खरीदारी करनी है, और खरीदारी करने के लिए अच्छी रेंज जो है दीप वो है 36,500 से लेकर 36,700। ऐसे आपको लगेगा कि ये तो बहुत दूर है, लेकिन आजकल बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट कोई दूर होता नहीं है, और कल 300 पॉइंट गिरने के बाद तो ऐसा लगता है कभी भी 400-500 पॉइंट नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो 36,500 36,600 ये वो रेंज है जहां पर आपको करनी है खरीदारी, ठीक है। 36,350 का होगा आपका स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी ने 2 ब्रेकआउट दिए दीप, पहला दिया था 36,350 पे, दूसरा दिया था 36,850 पे, ठीक है ना। तो अब आपको 36,350 का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट जो बनेगा वो 36,850 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 36,900 का, 37,075 37,275 37,375। और आजकल मजा आ रहा है दीपो, 25 125 275, ये जो बिना राउंड फिगर वाले टारगेट आते हैं ना बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी वहीं पर पहुंचता है, रुकता है, तो मजा आता है। आप देखिए कल और परसों दोनों दिन 37,375 पर जाकर उसके आसपास ही रुका है, तो ये रेंज आपके लिए खरीदारी की है परफेक्ट। अब आइए बेचने की रेंज 37,375 37,575, ये रेंज है जिसमें आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, वापस ऊपर आता है तो, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा थोड़ा दूर का दे रहा हूं 37,750 का। टारगेट जो बनेंगे 37,275 37,125 37,075 और 36,900, ये टारगेट है आपके लिए बिक वाली के। एग्रेसिव ट्रेडर्स बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं, और आपके लिए शॉर्ट करने का सीधा फॉर्मूला है 37,400 का स्टॉप लॉस, जो पिछले 2 दिनों का हाई आपने पार नहीं किया, चाहे तो 37,500 लगा लें, 37,400 भी सफिशिएंट है। नीचे का पहला टारगेट 36,900 है, दूसरा 36,850, ये 2 छोटे टारगेट, 36,775 36,625 मीडियम टारगेट है, और 36,525 और 36,375 ये फाइनल टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए, जिसके लिए बिकवाली करनी। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, बैंक निफ्टी में आज एग्रेसिवली बाय करने की राय नहीं है, एग्रेसिवली शॉर्ट करने की राय एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, ये ध्यान में रखिए, एक ही फर्क है ये। बाकी तो निफ्टी में तो दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए दोनों तरह का मौका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं भी तो भी थोड़ा सा बाइंग के लिए इंतजार करें, रेंज का वो ज्यादा ठीक होगा। जी दी, क्लियर है सर। तो यह है आपके लिए पूरी की पूरी सलाह, नई पोजीशंस कैसे बनानी है इस पर रखनी है नजर। फाइनली बैन लिस्ट में भी अपडेट हुआ है सर, इंडिया बुल्स को कंपनी देने के लिए अब एस्कॉर्ट्स भी वायदा कारोबार के बैन में जुड़ गया। तो आज 2 स्टॉक्स रहेंगे बैन में, इंडिया बुल्स हाउसिंग और साथ ही नई एडिशन एस्कॉर्ट्स जो है। अच्छा, डेटा थोड़ा बात करें सर, जो एफआईएस के डेटा वापस नेगेटिव होते हुए दिखे, क्या समझना चाहिए यहां से, क्या कह रहे हैं डेटा आपको?
डेटा दीप देखिए, मजा नहीं आया डेटा देखकर। सबसे बड़ी बात ये कि मतलब आप समझिए कि मतलब अभी भी वो एफ आई फुल फ्लेज मूड से खरीद नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो कुछ खरीदारी हो रही है वो मजबूरी की है कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत हो रहे हैं, ओमिक्रॉन का डर कम है, हमारी लॉन्ग बहुत कम हो गई थी, अब कितना बेचेंगे, सामने थोड़ा सा एग्रेसिव बायर भी आ रहे हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं। ये सब है उनके मन में। ऐसा नहीं कि बहुत बुलिश हो गए और पॉजिटिव हो गए दबा कर खरीद रहे होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दीप कि कल फिर से देखिए कैश मार्केट में 1600 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, तो छोटी तो नहीं है, बड़ी है कल, ठीक है ना। उसके अलावा 750 करोड़ के स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, ये भी खराब है। 422 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, ये भी खराब है। तो स्टॉक्स में भी आप देखेंगे तो करीबन 2100 करोड़ की बिकवाली है, जो अपने आप में बड़ी है। 750 करोड़ के साथ में इंडेक्स में मिला दें, और वो भी तब जब बाजार 47 पॉइंट निफ्टी पर ऊपर बंद हुआ है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज की बिकवाली ऊपर में है अभी भी। और वो जो रिस्क जिसकी वजह से आप ये याद रखें, जिसकी वजह से आप 18,600 से 17,800 आए हैं, वो एफआईज की बिकवाली ज़्यादा है। ओमिक्रॉन तो बहुत पीछे से आया है, तो वो डर अभी तक निकला नहीं है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए मैं कल भी आपको ऊपरी स्तरों पर कॉशियस होने की कह रहा था, और आज भी कह रहा हूं कि जब तक ये डेटा आपको लगातार 2-3 दिनों तक अच्छे न दिखें, मजबूती के न दिखें, तब तक भरोसा करना गलत होगा कि बिकवाली खत्म हो गई। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है कि घरेलू फंड अपनी तरफ से मुकाबला कर रहे हैं। कल जरूर थोड़ा सा उन्होंने कम खरीदा है, 783 करोड़ का, लेकिन थोड़ा बहुत खरीदारी उनकी तरफ से है, तो ये एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि एफआईज की बिकवाली का प्रेशर जो है वो बाजार में ऊपरी स्तरों पर आपकी तेजी को लिमिट करके रखेगा, ये मानकर चलें। जी दीप। ओके, तो ये एक बड़ा फैक्टर है, तेजी को लिमिट करते हुए दिखेंगे ये जो एफआईज की लगातार बिकवाली हो रही है। वायदा कारोबार से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सर? एफएनओ से दीप देखिए, एक मजे की बात यह है कि हम सीरीज की वीकली सीरीज की जो शुरुआत कर रहे हैं, दोनों में पुट और कॉल 17,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अब 17,500 के पुट पर, कॉल पर है 21 लाख शेयर और पुट पर है 20 लाख शेयर, तो कोई खास दोनों में फर्क है नहीं, लगभग बराबरी का मामला है, और पोजीशन बहुत छोटी छोटी है। तो 17,500 को लेकर लड़ाई चलती रहेगी। ऊपर हैं तो अच्छे हैं, नीचे हैं तो थोड़े सावधान हैं, बस इतना ही। तो डेटा बाकी बहुत ही कम है, कोई और स्ट्राइक प्राइस पर ज़्यादा है नहीं। तो सिंपल चीज़ यही है कि 17,500 आपके लिए मेक और ब्रेक वाला लेवल है। इसके ऊपर अच्छे हैं, इसके नीचे थोड़े से सावधान है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो वही हाल है, यहाँ पर भी डेटा कम है। 37,000 इमीडिएटली एक सपोर्ट है, जिसके नीचे आप थोड़ा खराब होंगे, वो भी 10 लाख शेयर है, बहुत ही कम है। तो सीरीज की शुरुआत में पहले दिन आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेटा बहुत ही कम, नहीं के बराबर है थी। तो चलिए नजर रखेंगे, थोड़ा कम डेटा है जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, इसलिए पुट कॉल रेशियो भी उसी के हिसाब से आपको आज के लिए समझना पड़ेगा। अच्छा सर, एक्टिविटी भरपूर है और आप भी कह रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी होने वाला है, तो फिर अनिल जी की तरफ से आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है ये पहले जान लेते हैं। बताएं सर। डेल्टा कॉप के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय अब तो वायदा कारोबार का हिस्सा है, और यहां पर 270 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए आपको। ऊपर का जो टारगेट बनेगा दीप, छोटा टारगेट 285 का है, मीडियम टारगेट 290 का है, और बड़ा टारगेट 298 का है। और फाइनली अगर आप इन्वेस्टर्स के तौर पर इसे लेकर होल्ड करते हैं, डिलीवरी लेकर छोड़ते हैं, तो 325 रुपए के आसपास तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करके छोड़ देना चाहिए। डेल्टा कॉप पे ये खरीदारी करने की राय क्यों है? पहला, आपने आज ही देखा किस तरह से 8-9 पेशेंट जो थे जयपुर में और राजस्थान में ओमिक्रॉन के, वो आराम से सकुशल ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। मतलब आप सोचिए ना, ओमिक्रॉन आया है, 14 दिन तो आइसोलेशन रखते ही है ना, तो 14 दिन हो भी गए, निकल भी गया, सब ठीक भी हो रहा है। तो ये रीओपनिंग वाली थीम है, ये बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। इसको एक बार और सेकंड चांस मिल रहा है मजबूत होने का इससे जुड़े शेयरों का, पहली चीज़। दूसरा, ईयर एंड जो सबसे बड़ा हॉलीडे सीजन होता है, स्पेशली डेल्टा कॉप का जो बिजनेस है, कैसीनो टाइप का, गोवा जो डेस्टिनेशन है, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बिजनेस है। बहुत ही स्ट्रांग बुकिंग ट्रेंड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, जगह है ही नहीं कहीं, और मतलब प्राइसिंग पावर भी है। तो मुझे लगता है कि ये दूसरा रीजन है। तीसरा कारण ये है कि जब आप इस तिमाही के नतीजे देखेंगे, पिछली तिमाही अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही रही थी, जो कि गलत है।
अब वाली जो तिमाही है वो पिछली तिमाही का रिकॉर्ड तोड़ देगी, तो इस बार की और कमाई डेल्टा कॉर्प की ज़्यादा होगी। तो ये स्टॉक ऐसा है जो बाजार की कमजोरी में आपकी बाय लिस्ट में होना ही चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 270 का स्टॉप लॉस रखें, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप छोटी मोटी डिलीवरी खरीद के छोड़ दें और वो 350 का टारगेट रखें। अदरवाइज आप 285, 290 और 298 तीन टारगेट के लिए करें खरीदारी। जी दी बिल्कुल, तो डेल्टा कॉप पर रखनी है नजर। रीओपनिंग थीम का पूरा फायदा इसको मिलने वाला है। 300 के पार जाने की तैयारी, डिलीवरी लेकर रख सकते हैं। फ्यूचर्स में खरीदें तो 298 के फाइनल टारगेट्स हैं अनिल जी की तरफ से। अच्छा सर, आज नई एंट्री भी हो रही है और लिस्टिंग होने वाली है स्टार हेल्थ। क्या राय देंगे सर? सब्सक्रिप्शन तो काफी सुस्त रहा, लिस्टिंग कैसी होगी इसकी? 900 रुपये की इशू प्राइस थी दीप, और हमने आखिर में इसमें अवॉइड करने की भी राय दी थी, और बहुत ही हाई रिस्क लेने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ही इसे देखें, और वो भी लिस्टिंग के बाद। तो आई एम श्योर लिस्टिंग तो आज इशू प्राइस की जो 900 रुपये की इशू प्राइस है उससे नीचे ही होगी। अब देखना है कि कितनी लिस्टिंग नीचे होती है। तो दो चीज़ें हैं, खराब लिस्टिंग के मामले में अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो कंपेयर मैं दो चीज़ों से करूँगा, इसे सीधा सीधा पेटीएम के से। तो पेटीएम की लिस्टिंग बहुत खराब हुई। लिस्टिंग खराब होने के बाद स्टॉक 2-3 दिन तेजी से घटा भी 40-50% अपनी इशू प्राइस से निकल गया, और जबकि पेटीएम को रेस्पॉन्स उतना खराब नहीं मिला था। याद रखिए, पेटीएम तो 2 गुना तो भर ही चुका था, राइट। और पेटीएम में कम से कम और कुछ ना हो, QIB कैटेगरी में तो लोगों का भरोसा था ही कि ये कंपनी अच्छा करेगी। स्टार हेल्थ के मामले में तो उल्टा है। यहाँ पर QIB कैटेगरी देख लें, रिटेल HNI देख लें, किसी का भी इंटरेस्ट नहीं। और मेरे ख्याल से हाल ही के IPO में सब एकमात्र IPO ऐसा है जो डिवॉल्व हुआ है, यानी कि पूरा नहीं भर पाया। 80% भरने की वजह से उन्हें अपनी इशू साइज घटानी पड़े। तो उस लिहाज से देखें तो इसकी लिस्टिंग बहुत ही खराब होनी चाहिए। बट अब प्रॉब्लम क्या है, जब बहुत कम इशू बढ़ता है तो आपको ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, पहली चीज़। दूसरा ये कि राकेश झुंझुनवाला साहब का नाम है, 17.5% हिस्सेदारी है, तो हमेशा ये रहता है कि कभी भी वो नीचे की लेवल पर कोई फंड या कोई बड़े इन्वेस्टर खरीदारी कर ही सकते हैं। इसलिए मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं करूँगा कि कितना ख़राब हो सकता है। शायद 800, 850 रुपये की रेंज में कहीं लिस्ट हो और उसके बाद देखेंगे। अब जो बड़ा सवाल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कब लेना चाहिए, तो इसका जवाब जब मिलेगा तब दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्टॉक 10% ही या 5% ही नीचे लिस्ट होकर स्टेबल हो जाएगा या पेटीएम की तरह 40-50% लुढ़केगा। जहां से हमें इसके स्टेबल होने के या खराब नहीं होने के संकेत कम होते हुए दिखेंगे, वहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। तो शुरुआत में देखते हैं घंटा 1.5-2 घंटा किस तरह का स्टॉक रिएक्शन देता है। हाँ, ये जरूर है कि ये कहना आसान है 40-50% गिरे तो खरीद लीजिएगा, तब तो वैल्यूएशन अच्छे हो ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो गिरेगा नहीं गिरेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि कम सब्सक्रिप्शन वाले IPO में अब जिन्होंने ऑलरेडी 80% ही IPO भरा है, और 80% जो भरा है तो उसमें जिन लोगों ने लगाया उन सबको पता है कि ये इशू डिवॉल्व हो रहा है, पूरा नहीं भर रहा है, कम भर रहा है, तो सोच समझ के लगाया। तो इसलिए मैं ये गैस नहीं करना चाहता कितना नीचे गिरेगा। इशू प्राइस के नीचे रहेगा ये ज़रूर है। अगर कहीं कोई बढ़िया खरीदारी का मौका दिखा तो हम हमारे दर्शकों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल, तो सुस्त लिस्टिंग होने वाली है। लिस्टिंग के बाद भी सुस्ती संभव है, जब मौका आएगा। जैसे पेटीएम में बताया था और बड़ी तेजी आपको 400-450 रुपए की मिली थी, वैसे ही इसमें भी बताएंगे, पर जब मौका आएगा। फिलहाल सुस्त लिस्टिंग है और हमारी भी IPO में अवॉइड की ही सलाह थी। अच्छा सर, झुंझुनवाला साहब की एक कंपनी से दूसरी कंपनी मेट्रो ब्रांड्स, इसका IPO आज खुल रहा है, इस पर आपकी कोई राय? हाँ, बिल्कुल राय है दीप। और कल हमने मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया था। जो इंटरव्यू किया वो बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगा है, जिस तरह की ग्रोथ और जिस तरह के एक्सपांशन प्लान है, और मैनेजमेंट का विजन अच्छा लगा है। बात करके जो फराह मलिक जी आई थी और कौशल पारिक थे उनके CFO हमारे साथ में। लेकिन चूंकि मैं कल देर शाम ट्रैवल कर रहा था, ऑनेस्टली मैं वैल्यूशंस नहीं देख पाया कि जो कोई खादिम, मिर्जा, बाटा, रिलैक्सो, इनके सामने इस कंपनी के वैल्यूशंस कैसे हैं। मुझे आप समय दें एक दिन का, और सोमवार सुबह इसी वक्त 8 बजे आपके साथ स्टूडियो में मैं इसका पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा। तो एक दिन का टाइम दे दीजिए, क्योंकि मैं है ना आधी अधूरी राय नहीं देना चाहता। प्रमोटर अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, लेकिन वाकई में वैल्यूशन सस्ते हैं क्या, और हैं तो फिर क्या लिस्टिंग के पैसा कमाने के लिहाज से मैं आपको राय दूं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से दूं, रिस्क लेने वालों के लिए है या बिना रिस्क लेने वालों के लिए है, मतलब क्लियर कट है। जैसा कल हमने बात की ना इसकी, कौन से IPO की, मार्स पास और सास, मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया।
हाँ क्या उस तरह का, हाँ क्या उस तरह का है, तो मैं ना पूरा पढ़ के ही बताना चाहता हूँ, तो आपसे एक दिन का समय लूंगा, सोमवार सुबह। बिल्कुल सर, 3 दिन आईपीओ खुली रहती है, तो मंडे को जब आईपीओ का दूसरा दिन होगा तब जानेंगे अनिल जी से कि आपको क्या करना चाहिए। मेट्रो ब्रांड्स हमारे रेडार पर है। आइए काफ़ी और जो आईपीओस चल रही हैं, जो बंद हो गई हैं, उनके भी अपडेट्स ले लें। ट्रिगर्स, आज की खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, पूरी रिसर्च टीम है तैयार। कुशल, देवांशी, वरुण और साथ ही मानसी। कुशल, मॉर्निंग, आज आपसे करते हैं शुरुआत, बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। मॉर्निंग दीपांशु, आप देखिए स्टार हेल्थ की तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं कि इसका जो है आज लिस्टिंग होने वाली है। साथ ही एबीबी पावर प्रोडक्ट्स एंड सिस्टम्स इंडिया, इसका नाम जो है आज एक्सचेंज पर बदल कर हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड जो है हो चुका है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक 10 से 11 दिसंबर को यहाँ पर आज से कल तक जो है बोर्ड बैठक होने वाली है और फंड जुटाने पर यह विचार किया जाएगा। इनफैक्ट अक्टूबर के आईआईपी आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे और जो बूस्टर डोज के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसकी भी आज बैठक होने वाली है, तो वहां से किस तरह के निर्देश निकल कर आते हैं उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एब्सोल्युटली, तो वैक्सीन की बूस्टर डोज पर क्या कहना है एक्सपर्ट्स का, ये भी देखना जरूरी रहेगा। खबरें भी ढेर सारी हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में देवांशी के साथ। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं आज की खबरें। बिल्कुल, आप देखिए सबसे पहले मिर्जा इंटरनेशनल, जहां पे आज मिर्जा इंटरनेशनल में आरटीएस फैशन प्राइवेट लिमिटेड के विलय को लेकर आज बोर्ड की बैठक होने वाली है। इसके साथ ही घरेलू कारोबार के डीमर्ज करने पर भी आज फैसला होता हुआ दिखेगा। आरटीएस फैशन, हम आपको बता दें कि ये उसकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है जो कि यूके लिमिटेड है। साथ ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, ईडलवाइस, सारे जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं इन सब पर आपको नजर रखनी है। सेबी ने रिटेल निवेशकों के एल्गो ट्रेडिंग पर डिस्कशन पेपर जारी कर दिया है। उनका कहना है कि सभी ब्रोकर्स को रिटेल एल्गो ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज से मंजूरी लेने का प्रस्ताव भी दिया है। इंटरग्लोब, स्पाइसजेट, एविएशन स्टॉक्स पर आज नजर रखें। आप देखिए 31 जनवरी 2022 तक शेड्यूल्ड अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रखी है उन्होंने। और डॉक्टर रेड्डीज के लिए अच्छी खबर है, जहां पे डॉक्टर रेड्डीज को एक दवा के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है और इसी के चलते कंपनी की जो आय है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है इसका यूएस में ये काफ़ी ज़्यादा है। इसके चलते पॉजिटिवली आज ट्रेड कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। वरुण, बताइए, आईपीओ अपडेट्स भी हैं और कुछ फंड एक्शन भी हुआ है, बताएं इसके बाद, और खबरें भी हैं आपके पास। खबरें भी हैं और सबसे पहले तो आईपीओ अपडेट मैप माई इंडिया जिसकी आप बात कर रहे थे, पहले दिन करीब 2 गुना ये आईपीओ जो है वो भर चुका है और इसमें रिटेल का हिस्सा जो है 3.28 टाइम्स भरा हुआ है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आखिरी दिन, आज आखिरी दिन है और अब तक 1.63 टाइम्स ये भरा हुआ है और रिटेल का हिस्सा जो है 8.35 टाइम्स भर चुका है। रेट गेन, आईपीओ बंद हो चुका है और आईपीओ को कुल 17.4 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है। रिटेल का हिस्सा जो है 8.08 टाइम्स भर चुका है। वहीं जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है एचसीसी को लेके कि डार्विन ग्रुप की बोली जो है उसको बैंकों ने चुना है और जल्द ही इन बोलियों को लेके बैंकों के बीच में वोटिंग होने वाली है। 8,836 करोड़ के बकाये के बदले करीब 1814 करोड़ के आसपास का प्लान है और 1814 करोड़ में से करीब 1466 करोड़ के आसपास का रेजोल्यूशन रकम जो है वो है, तो इसके लिए आपको एचसीसी जो है उस पर नज़र रखनी है। वही बजाज इलेक्ट्रिकल, मौजूदा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है उसको रिव्यू करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। सभी बिजनेस सेगमेंट जो है उसकी ग्रोथ और वैल्यू अनलॉकिंग के लिए रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार जो है वो होने वाला है। रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया जो है उसके लिए एक नई सब्सिडरी का गठन जो है उसको भी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, तो इसके चलते बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो है वो आज फोकस में होगा। बिल्कुल, तो रीस्ट्रक्चरिंग के चलते बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर रखिए नजर। आईपीओ अपडेट्स भी आपके सामने हैं, पर कल काफ़ी सारे स्टॉक्स में हमने बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई देखी, काफ़ी सारा फंड एक्शन भी हुआ है। आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए कहाँ पर करिए फंड्स हैं, खरीदारी या बिकवाली? देखिए यहाँ पर सबसे पहले बल डील्स में सीक्वेंस साइंटिफिक है, जो हमने आपको कल ही लिंक करके बता दिया था कि यहाँ पर इन्फिनिटी होल्डिंग्स जो है उन्होंने बिकवाली की है करीब 1.47 करोड़ शेयरों की 157 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही जो हाल की लिस्टिंग है गो फैशन, इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 15 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1172 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। वहीं उसके अगेंस्ट में आप देखिए इंडिया एडवांटेज फंड ने 15 लाख शेयरों की बिकवाली की है। आईएफएल फाइनेंस, यहाँ पर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 35.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और साथ ही हैम्बलिन वट्स इन्वेस्टमेंट्स ने यहाँ पर 1.04 करोड़ शेयर बेचे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के हिसाब से। और अंत में अगर आप कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन को भी देखें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की खरीदारी हुई है 44.5 लाख शेयरों की 378 पर, और यही प्राइस पर प्रमोटर कल्पतरू प्रॉपर्टीज ने 44.5 लाख ये बेचते हुए नजर आए हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों स्टॉक्स जहां पर कल बड़ा एक्शन होते हुए दिखा है। आइए नजर डालते हैं आज के ब्रोकरेज रेडार पर FIR में। मॉर्निंग मानसी, क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई जिससे शुरुआत करने जा रही हूं। कल 851 पर क्लोज हुआ है और आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में ओवरवेट रेटिंग इनिशिएट करने की राय है। टारगेट 1100 के सुजा रहे। इनका कहना है कि एसयूवी सेगमेंट जो है अब यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग मॉडल साइकिल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा पर है। ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय 1117 के टारगेट से दे रहे हैं। एस्कॉर्ट पर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है। न्यूट्रल रेटिंग इनिशिएट की है 1935 1935 के टारगेट से दे रहे हैं। यूबीएस की रिपोर्ट आई है पीवीआर पर। खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार रखने की राय ये दे रहे हैं 2000 के टारगेट्स के लिए। इनका मानना है कि नवंबर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो प्री कोविड स्तर से 90% लेवल्स पर है और पीवीआर जो है प्री कोविड स्तर से 30% डिस्काउंट पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। Q4 जो है काफी सारे पॉजिटिव सरप्राइज मार्केट को दे सकता है जिसके चलते यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखने की राय दी गई है। सन फार्मा पर कुछ रिपोर्ट्स है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय 895 के टारगेट्स के लिए। साथ ही बर्नस्टीन की रिपोर्ट आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय है। टारगेट जो है 901 के दे रहे हैं और क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट सन फार्मा पर अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की है। टारगेट यहाँ पर 695 के दे रहे हैं। और अंत में गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट डालमिया भारत पर आई है। डाउनग्रेड किया है इन्होंने। न्यूट्रल से सेल रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट भी कट किए हैं 2000 से 1750 के टारगेट्स दे रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन चैलेंजिंग आउटलुक के चलते चैलेंजिंग आउटलुक है फिर भी कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न्स पर पड़ता हुआ दिखेगा। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पर पॉजिटिव है लेकिन डालमिया भारत पर डाउनग्रेड किया है। और अंत में जेफरीज की रिपोर्ट है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार रखने की रेटिंग दी गई है। टारगेट्स यहाँ पर रेज कर दिए उन्होंने 5800 से 6450 के टारगेट्स अब दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जिस पर रहेगा भरपूर एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। लेंगे पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सुमित जी, आज आप करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो पिक ऑफ द डे है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 775 777 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर कल एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था और ये कंटिन्यू होना चाहिए। स्टॉक के अंदर जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 758 760 के पास है। तो 758 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को लगता है कि टाटा कंज्यूमर के अंदर 798 से लेके 810 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 798 810 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें टाटा कंज्यूमर। ओके, सुमित जी की राय टाटा कंज्यूमर्स में खरीदारी करने की। कुणाल जी बताएं सर, आपको क्या पसंद है आज के लिए? सुप्रभात अनिल जी। सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है वेरॉक इंजीनियरिंग जिसके चार्ट पर कल हमने एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखा। तो मुझे लगता है अनिल जी आज भी इसमें एक तेजी बनी रहेगी। काफी बड़ी जगह ऊपर है, अगला रेजिस्टेंस काफी दूर है मौजूदा भाव से। तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 315 रुपए पर 315 पर रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 345 रुपए का और दूसरा टारगेट 360 रुपए का। और साथ में अनिल जी अब तो विदाई भी हो गई है, तो आप अपनी लोकेशन अब कहां चले गए अनिल जी? मेरी लोकेशन उदयपुर है, जहां विदाई हुई वहां पर नहीं है। मैं तो अब जाके एक्शन में आ रहा हूँ पूरी तरह से। शादी आज और कल है तो इसलिए जो आप सोच रहे हैं मैं उस जगह नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। तो इसलिए मैं मतलब अलग वाले माहौल को एंजॉय कर रहा हूँ। तो कुणाल जी, और आपको तो पता है बड़ी बड़ी शादियों में तो मैं आप लोगों को लिए बगैर जाता नहीं, तो इसलिए मैं छोटी मोटी शादियों में हूँ। आइए बंसल जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, क्या है आपका पिक ऑफ द डे? सुप्रभात अनिल जी। सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी धन्यवाद ये रोशनी डालने के लिए। काफी दिनों से मतलब कि ना पेट में मरोड़े अनिल जी पड़ रही थी, कहाँ पर हैं आप?
तो मैंने और कुणाल जी तो अनिल जी वो जिस शादी की बात कर रहे हैं उसके 120 गेस्ट की लिस्ट थी, उसको भी छान मारा हम लोगों ने। तो हम खोज रहे थे और मैं सरप्राइज था कि कुणाल जी ने पिक ऑफ द डे देने से पहले क्यों नहीं पूछा। हेयर कट करा के आए हुए हैं और मैं उम्मीद कर रहा था कि पहले पूछेंगे, तो अनिल जी रोशनी डाली उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो और मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन। 80 रुपीज, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 86 रुपए के टारगेट के लिए ये है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, 80 का स्टॉप लॉस, 86 का टारगेट, GIPCL। क्या बात, आज कैश मार्केट के स्टॉक आने लगे। वेरोक इंजीनियरिंग कुणाल जी लेकर आए हैं और बंसल जी ने को पसंद है GIPCL। सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है SBI इस पर्टिकुलर काउंटर में। पिछले 3 दिनों से काफ़ी अच्छी बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर नज़र आई है, बट जिस इंटेंसिटी से इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है, इसका डेली RSI 51 के ऊपर आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर 510 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 500 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो खरीदारी करनी है SBI में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 485 पे। ओके, 485 का स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखने हैं फिर, 500 या 510? अनिल जी, पोजिशनल टारगेट ही होगा 510 का। मुझे लग रहा है उसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए पोजीशन बनानी चाहिए। मैक्सिमम मुझे लग रहा है अगले हफ्ते तक ये पर्टिकुलर टारगेट अचीव होना चाहिए। ओके ठीक है, तो 510 तक के टारगेट के लिए SBI में करें खरीदारी। आइए सिद्धार्थ सेडानी साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी और सुप्रभात दीपांशु और सभी को। आज का जो पिक ऑफ द डे है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन से रिलेटेड स्टॉक है और ये स्टॉक के बारे में दीपांशु को ये स्टॉक बोलने के बाद कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करेंगे। और ये स्टॉक है सीमेंस इंडिया पे खरीदारी की राय है। ग्रेटर डिमांड है ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की, प्राइवेट केपेक्स, साथ ही साथ पब्लिक केपेक्स, जो पब्लिक की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है गवर्नमेंट की, वो भी दमदार दिख रही है। और मैं मानता हूं कि एग्जीक्यूशन बेहतर होता जा रहा है। जो ऑर्डर बुक है वो रेलवेज, मेट्रो रेल, इससे काफी डिमांड आ रही है, काफी स्ट्रांग लग रहा है। पिछला क्वार्टर जो वन ऑफ गया, मैं मानता हूं कि आने वाला क्वार्टर अच्छा रह सकता है। 30% CAGR ग्रोथ से मुनाफा और 17% से रेवेन्यू। 2670 के टारगेट के लिए सीमेंस इंडिया पे खरीदारी की राय। 2670 के टारगेट के लिए सीमेंस में करें खरीदारी, यह है आपके लिए राय आती हुई आज पिक ऑफ द डे के तौर पर सिद्धार्थ जी की तरफ से। और जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा, इस पर टिप्पणी के लिए और अगला सवाल पूछने के लिए ओवर टू यू दीपांशु। सवाल तो सिद्धार्थ जी से ही बनेगा सर। जर्मनी कब लेकर जा रहे हैं सीमेंस, वो कई बार रिकमेंड कर चुके हैं। ट्रिप कब ले जाएंगे हमें, ये बताएं सिद्धार्थ जी। ये ओमिक्रॉन का थोड़ा सा कहर कम हो जाए दीपांशु, उसके बाद चलते हैं हम सभी। देखिए टाल दिया सर फिर से सिद्धार्थ जी ने। वैसे मेरे ख्याल से दीपांशु 1 महीने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेवल जो बैन है वो एक्सटेंड हुआ है शायद, आज कुछ ऐसी खबरें थी। बिल्कुल सर, 31 जनवरी तक। करेक्ट। चलिए तो आशा करते हैं कि अब ट्रैवल बैन और इससे ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस है वो एक्सटेंड ना हो और फाइनली सिद्धार्थ जी भी अपने प्रॉमिस किए हुए डेस्टिनेशन पर हमें ले जाएं। पर सीमेंस इस पर रखनी है नज़र। और कल इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन आ रहा था, तो सीमेंस पर हमने तेजी देखी है। L&T कल आपको बड़ी मूव दिखा रहा था, थर्मैक्स, कमिंस, ABB, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको अच्छी मूव दिखा रहे थे। तो ये थीम है बाजार की जो वापस फोकस में आती हुई दिख रही है। सचिन जी जरा एक बार L&T के चार्ट पर भी जरा राय दें, क्योंकि कल डेज हाई पर ये काउंटर भी बंद हुआ। यहाँ पर टेक्निकली क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? दीपांशु, क्लियरली यहाँ पर एक अच्छा कन्वर्जेंस हुआ है शॉर्ट टर्म एवरेजेस का, तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में भी मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। एक अच्छा बेस फॉर्म हो चुका है 1780 1790 के आसपास, एंड जिस तरीके से इसने एक रिवर्सल दिया है, तो मुझे लग रहा है हाल फिलहाल में जो एक इसका लाइफ हाई स्विंग बना था अराउंड 1980 का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग भी अगले कुछ दिनों में निकल जाना चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सलाह होगी। 1830 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस बनाए रखने की सलाह होगी।
एंड मुझे लग रहा है कि अराउंड 1980 2000 के आसपास एक रिव्यू जोन बन सकता है, तो डेफिनेटली अपने बाय रेडार में रखिए एलएनटी को। बाय रेडार में रखिए एलएनटी को, ये है काउंटर जो आपके फोकस में होना चाहिए। एबीबी पावर प्रोडक्ट्स, इस पर रखनी है नज़र क्योंकि आज से इसका नाम बदलकर अब हिताची एनर्जी इंडिया होने वाला है। तो ये एक काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नज़र। अगेन इकोनॉमी से जुड़ा स्टॉक जहां पर आपको फोकस करना है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, सुमित जी जरा इसके चार्ट पर अपनी राय दें। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बदलने वाले हैं, रिव्यू होने वाला है और बाजार का मानना है कि इससे कंपनी में वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है। चार्ट्स क्या कहती हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स की? दीपांशु, पिछले 2 महीनों के अंदर तो स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, लेकिन अभी स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है और ऐसा लग रहा है कि ये सपोर्ट से बाउंस बैक लेना चाहिए। और लास्ट 2 दिनों में छोटा मोटा बाउंस बैक देखने को भी मिला है। ये बाउंस बैक एक्सटेंड हो सकता है। 1000 के आसपास का स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। ऊपर में 1090-1100 ये इमीडिएट टारगेट होंगे। 1090-1100 के लेवल जैसे ही ब्रेक होंगे तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और फिर 1180-1200 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है 1000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1100 और 1180 के टारगेट्स के लिए। ओके, 1100-1180 के टारगेट्स के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर रखनी है नज़र। कुणाल जी, मिर्जा इंटरनेशनल, अगेन यहाँ पर भी थोड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही हैं। एक इंटरनेशनल यूनिट के विलय करेंगे, साथ ही घरेलू कारोबार को डीमर्ज करने वाले हैं। क्या चार्ट्स कहती हैं सर मिर्जा इंटरनेशनल की? देखिए, इन खबरों के चलते दीपांशु ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रनअप हमने स्टॉक में देख लिया है। ये स्टॉक 70 रुपए से सीधा कुछ ही 4-5 सत्रों में ही इसमें इतनी बड़ी तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कि देखिए इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं है। गिरावट में जरूर आप खरीद सकते हैं। अभी भी स्टॉक को काफी बड़ा कैचअप करना है, तो यहां से भी ऊपर के लेवल्स मुझे लगता है कि अपेक्षित हैं, लेकिन नीचे के लेवल्स पर खरीदारी करें। खरीदने के लिए सबसे अच्छी जगह होगी 90 से 100 के बीच में, तो 90 से 100 के बीच में मिलता है तो वहां पर खरीदें। अगर आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो होल्ड करने की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आइए, वागले साहब भी हो चुके हैं कार्यक्रम में शामिल, करते हैं उनका भी स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है आदित्य बिरला कैपिटल। 124 का बंद है, 117 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये हल्का सा पोजिशनल कॉल है, 1 से 2 दिन के बजाय 1 से 2 हफ्ते का कॉल है। मुझे लगता है ये 155 160 तक ये मूव जा सकती है। पैटर्न का ये क्लियर ये है, ब्रेकआउट है। तो आपका स्टॉप लॉस 117 होना चाहिए। 155 से 160 का आपका 2 से 3 हफ्तों का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो एक पोजिशनल पिक के तौर पर इसे लेकर चलें 155 से 160 के बड़े टारगेट्स के लिए। एबी कैपिटल, इस पर है वागले साहब का भरोसा।